Hello learners, I am your economics teacher Shivani and I welcome you all to our channel Remarkable Studies. आज की वीडियो है पार्ट 3 ऑफ आर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो से पहले के जो पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स में से अगर कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं समझा है तो आप उसे जो है वो पहले ज़रूर एक बार चेक करें। इन सभी पार्ट्स का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है वो इन्हें एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नेम है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अगर एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसे हम आज के इस पार्ट में कवर करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कई बार आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, सिंपल जो टॉपिक का नेम है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। या फिर कई बार रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, सेविंग इज़ अ वर्च्यू और अ वाइस, सेविंग एक वर्च्यू है या फिर एक वाइस है। या फिर व्हाट इज़ लॉजिकल एट मैक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट what is logical at micro level may not be logical at macro level। या फिर explain the term paradox in context to economics with the help of an example। ये कुछ वेज हैं जिन वेज से आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 4 मेंशन किए हैं पर इन सब का जो आंसर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, अभी जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये वाला टॉपिक अच्छे से जितना भी आपको कंटेंट मैं अब समझाऊंगी उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपका एक कंप्लीट 3 या फिर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अभी के अभी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स को समझने से पहले हम इन तीनों टर्म्स का जो है वो इंडिविजुअल मीनिंग समझेंगे। माइक्रो का क्या मतलब है, मैक्रो का क्या मतलब है और पैराडॉक्स का क्या मतलब है। उसके बाद इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तब इनका क्या मतलब बनता है फिर उसे समझेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हो सके। सबसे पहले तो माइक्रो वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों टर्म्स को मैं अब यहाँ पे इन डिटेल नहीं बता रही हूँ, उससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके मीनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक बार आपको ओवरव्यू ज़रूर इन दोनों का समझा देती हूँ। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब आपको बताया है, हम सिर्फ किसी एक यूनिट को ही जो है वो स्टडी करेंगे। एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक फर्म या फिर किसी एक इंडस्ट्री को ही जो है वो हमने स्टडी करना है। पूरे के पूरे ग्रुप को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट को ही जो है वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मैक्रो का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल हमारी इकॉनमी को जो है वो स्टडी करते हैं। इट मीन्स अगर हमारी इकॉनमी में टोटल 100 कंज्यूमर्स हैं तो जब हम उन पूरे 100 कंज्यूमर्स को स्टडी करेंगे तब हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हमारी इकॉनमी में टोटल 100 प्रोड्यूसर्स हैं तो जब हम इन 100 प्रोड्यूसर्स को स्टडी करेंगे तब हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो
कहते हैं। ओके, आई होप आपको अब मीनिंग क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी। उसके बाद थर्ड टर्म है हमारे पास पैराडॉक्स। ये एक नई टर्म है आपके लिए। पैराडॉक्स का मतलब होता है ओपोजिट और कॉन्ट्राडिक्शन। जब हमारे व्यूज़ किसी पर्सन के साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है, दो पर्सन के व्यूज़ आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, तब हम उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। जब दो चीज़ें आपस में बिल्कुल एक दूसरे से ओपोजिट हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। इट मीन्स जब दो कंसेप्ट्स या फिर दो चीज़ें बिल्कुल भी आपस में मेल ना खाएं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे जो है वो पैराडॉक्स कहते हैं। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स का अब इंडिविजुअल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ। माइक्रो का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को समझते हैं। मैक्रो का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम एज अ होल पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और पैराडॉक्स का मतलब होता है ओपोजिट या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, किसी के साथ मेल ना खाना या फिर बिल्कुल किसी से डिफरेंट होना, अलग होना, उसके लिए हम पैराडॉक्स वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगर हम इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तब इनका क्या मतलब बनेगा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का। द टर्म पैराडॉक्स मीन्स व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। इट मीन्स जो कंसेप्ट्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम कंसेप्ट्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो है वो फॉलो करें। दोबारा बता रही हूँ, जो कंसेप्ट्स या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो करते हैं, जो माइक्रो लेवल के ऊपर लॉजिकल हैं, वैलिड हैं, जब वही सेम कंसेप्ट्स सेम लॉजिक के साथ, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सेम लॉजिक, जब वही सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया जाता है, तब वही सेम कंसेप्ट जो है वो वहाँ पर इलॉजिकल या फिर इनवैलिड जो है वो बन जाता है। नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं, बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। माइक्रो भी मैक्रो के ऊपर डिपेंड करता है और मैक्रो भी माइक्रो के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, बट स्टिल सेम कंसेप्ट को हम सेम लॉजिक के साथ जो है वो दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसे अभी एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि कैसे इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हमारे अभी आगे पार्ट में हम इसे भी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। When a particular situation is logical at macro level but becomes illogical at when a particular situation is logical at micro level but becomes illogical at macro level is known as micro macro paradox या फिर contradiction। इट मीन्स एक सिचुएशन जो माइक्रो लेवल पर तो लॉजिकल है बट वो मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो इलॉजिकल बन जाती है, तब हम उसे कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं, एक जैसे या फिर सेम जो है वो नहीं है। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी जो है वो समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक रीजनिंग बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो बनता है। एक्सप्लेन सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस। सबसे पहले हम इनका इंडिविजुअल मीनिंग समझते हैं। सेविंग का मतलब है मनी दैट यू सेव्ड फॉर योर फ्यूचर। वो मनी या वो पैसा जो हम हमारे फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, बचाते हैं, उसे हम सेविंग कहते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है एडवांटेज, एक फ़ायदा, गुड क्वालिटी या फिर एक अच्छी आदत।
या फिर जिसे हम हिंदी का एक वर्ड है वरदान जो हमें भगवान से मिलता है, उसके लिए भी हम वर्च्यू वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। वाइस का मतलब होता है क्राइम, ऑफेंस या फिर एक बुरी आदत, एक बुरी हैबिट या फिर एक अपराध। या फिर वरदान का जो ऑपोजिट होता है, हिंदी का वर्ड है जिसे हम श्राप कहते हैं, जो हमें भगवान से श्राप मिलता है, उसे भी हम जो है वो वाइस कहते हैं। इट मीन्स अगर इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन कर दे तो हमने एक्सप्लेन करना है कि सेविंग जो है एक वर्च्यू है, एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी हैबिट है या फिर एक बुरी हैबिट है। सेव करना हमारे लिए एक फ़ायदा है या फिर एक गुनाह है। सेव करना एक वरदान है या फिर हमारे लिए एक श्राप है, ये हमने पॉइंट एक्सप्लेन करना है। हम पैराडॉक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक व्यू पॉइंट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग समझाएंगे और एक व्यू पॉइंट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो समझाएंगे। तो एक पॉइंट माइक्रो के अकॉर्डिंग और एक पॉइंट मैक्रो के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसमें समझाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेविंग एक वर्च्यू है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी क्वालिटी है एट मैक्रो लेवल। पर अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इसे समझा जाए as one can deposit his or her savings in a bank and can earn regular income। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। इट मीन्स हम किसी एक पर्सन की, मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक पर्सन जो है उसके पास जितनी भी सेविंग्स हैं वो उसे बैंक में जमा करवा देगा और बैंक जो है वो उसे वहाँ पर जो है वो उस सेविंग के ऊपर एक रेगुलर इनकम जो है वो देना स्टार्ट कर देगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, जो पैसा हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ था हमारे पास, जब हमने उसे बैंक में जमा करा दिया तो हमें वहाँ से इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें वैसे भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हमें पैसे हमेशा सेव करने चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो। तो इट मीन्स अगर माइक्रो लेवल पर समझा जाए किसी एक इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से, तो सेविंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, बट अगर माइक्रो की जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात की जाए, तो सेविंग जो है वो हमारे लिए एक वाइस बन जाएगा, एक श्राप बन जाएगा या फिर एक अपराध बन जाएगा या फिर एक बहुत ही बुरी बात जो है वो हमारे लिए बन जाएगा सेव करना, अगर हम पूरी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें। इट मीन्स अगर पूरी इकोनॉमी के लोग जो है वो पैसा सेव करना स्टार्ट कर दें, तो सेविंग जो है वो एक वर्च्यू नहीं बल्कि एक वाइस जो है वो हमारे लिए बन जाता है। कैसे बन जाता है अब उसे समझते हैं। अब हमने मान लीजिए हम ये मान रहे हैं कि इकॉनमी के जो सभी लोग हैं उन्होंने अपना जो पैसा है वो सेव करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स कि अब कोई भी पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करेगा, वो अपने जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं वो उन्हें फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद जो भी उनके पास पैसे बचेंगे वो उन्हें सेव करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स इकॉनमी में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देयर विल बी फॉल इन डिमांड इन द इकॉनमी, क्योंकि लोगों ने तो पैसे सेव करने हैं, उन्होंने तो कोई सामान ख़रीदना ही नहीं है, तो डिमांड जो है वो हमारी इकॉनमी में कम हो जाएगी। अब अगर डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से क्या होगा, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हमारी इकॉनमी में कम हो जाएगी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करनी होती है तो प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, एक फैक्ट्री चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पर वो अपना काम करेंगे, ठीक है। हैवी मशीनरी चाहिए होती है जिसकी हेल्प से जो है वो प्रोडक्शन होगी। तो अब प्रोड्यूसर को पता है कि लोगों ने तो सामान ख़रीदना ही नहीं है, डिमांड कम है, तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो फैक्ट्री नहीं लगाएगा या फिर हैवी मशीनरी जो है वो परचेज़ नहीं करेगा। इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है हमारी इकॉनमी में वो भी कम हो जाएगी। अब अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा, फॉल इन प्रोडक्शन। अब जब किसी प्रोड्यूसर ने जो है वो फैक्ट्री अरेंज ही नहीं की, उसने मशीनरी नहीं खरीदी, तो इट मीन्स कोई भी काम हमारी इकॉनमी में नहीं होगा, तो प्रोडक्शन जो है वो हमारी इकॉनमी में कम हो जाएगी।
अब अगर प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकॉनमी में जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों को काम मिल रहा था, वो भी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन किसने करनी है, लोगों ने करनी है। अब अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है इकॉनमी में, तो इट मीन्स लोगों को जो काम है वो भी मिलना जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर लोगों को काम मिलना कम हो गया, फिर क्या होगा, फॉल इन इनकम, लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। जब लोगों ने काम ही नहीं किया तो उन्हें कहीं से भी इनकम जो है वो इकॉनमी में जनरेट नहीं हो सकती। जब भी हमारी इकॉनमी में इनकम कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इकॉनमी का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इकॉनमी नहीं चाहती कि उसके जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो कभी भी कम हो। जब इनकम कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इकॉनमी में कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कहीं भी हो रही है, किसी को कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो लोगों ने जो पैसा सेव किया होगा वो उसे जो से खर्च करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम के बाद वो सेविंग्स भी जो उन्होंने सेव की होगी वो भी जो है वो फिनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको भी पता है हमारी जो पूरी सोसाइटी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारा रिच सेक्शन होता है और एक जो होता है वो हमारा एक पुअर सेक्शन होता है। रिच को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके पास सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल होगा, तो वो काफ़ी टाइम तक जो है वो अपना जो नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम किससे आएगी, हमारे पुअर सेक्शन को ही जो है वो प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग तो हमारी इकॉनमी में इस तरह के हैं जो रोज़ काम करते हैं, उन्हें रोज़ कमाना पड़ता है, तभी वो जो है वो कुछ ना कुछ खा पाते हैं। उन लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी इकॉनमी में, अगर सभी लोगों ने अपना पैसा जो है वो सेव करना स्टार्ट कर दिया। देयर बाय डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, हमारी इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। द इकॉनमी में बी ड्रिवन इनटू द स्टेट ऑफ द डिप्रेशन, और हमारी जो इकॉनमी है वो डिप्रेशन की स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगी। डिप्रेशन जिस तरह के एक साइकोलॉजिकल हमारी स्टेट होती है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमारी लाइफ में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसी वे में इकॉनमी भी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। जब बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा इकॉनमी में, लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, तो डिप्रेशन इज़ नॉट अ गुड स्टेट। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी जो कंट्री है वो डिप्रेशन की स्टेट में जाए। बट अगर सभी लोगों ने पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया तो इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन में जा सकती है। दस देयरफॉर कीन्स राइटली एक्सप्लेन, कीन्स ने राइटली बोला है कि जो सेविंग है वो एक प्राइवेट वर्च्यू है। प्राइवेट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो एक वरदान है, बट अ पब्लिक वाइज, अगर पब्लिक मीन्स पूरी की पूरी इकॉनमी, अगर मैक्रो लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक वाइस है, एक बहुत ही बुरी बात है पैसे सेव करना। आई होप लर्नर दैट्स ऑल, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मैंने ट्राई किया है कि कंप्लीट डिटेल में विद एग्जांपल जो है वो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। आपको ये टॉपिक इसी तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एरोज़ लगाए हैं, आप भी इसी तरह से ही एरोज़ लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी एरोज़ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करें कि इसी वे में ही प्रेजेंट करें, तो आई एश्योर यू कि आपको पूरे मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। सो लर्नर्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी और टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप जो है वो हमें कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो है आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। थैंक यू।